अब अपने चर्चा में हम खास मेहमानों को जोड़ते हैं। तो हमारे साथ आज की चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं विकास गर्ग जी, जो कि को फाउंडर और सीपीओ हैं कैप्चर सीएक्स से। और बता दें कि जो कैप्चर सीएक्स है, ये एआई सर्विस वाला स्टार्टअप है, हम इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा अपने साथ विकास गर्ग को। तो विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें सबसे पहले अपने कारोबार के बारे में बताइए, क्योंकि एआई का शोर बहुत है, कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। इन सब के बीच में आपका स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ रहा है? थैंक यू प्रशांत जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो कैप्चर सीएक्स, आपने सही बोला कि एआई का आजकल बहुत शौर है। सो कैप्चर सीएक्स हमारा प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज को हेल्प करता है उनका पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए। जब हम कस्टमर एक्सपीरियंस बोलते हैं तो कंपनीज को उनके जब कंपनी कोई भी स्टार्ट होता है तो उनके लिए बहुत आसान होता है अपने कस्टमर के साथ टच में रहना, उनका फीडबैक सुनना, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना। बट जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती हैं, द प्रॉब्लम कम्स इज कि उनको कैसे अपनी टीम को एक्सपैंड करें, कैसे कल्चर बनाएं कि कस्टमर का प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व हो। तो यहीं पे कैप्चर सीएक्स काम आता है। हम कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो अपना पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो बॉट्स बनाने हैं एआई का बहुत यूज़ करके। वॉइस बॉट होता है, चैट बॉट होता है, व्हाट्सएप बॉट होता है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी एजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो एजेंट कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म हम उनको देते हैं। तो ये पूरा करने के लिए हम एंटरप्राइजेस के साथ काम करते हैं, जैसे कंपनीज जैसे कि जेप्टो, मीशो, फ्लिपकार्ट, आपकी न्यू एज कंपनीज, फिर एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक्स एंड और बहुत सारे बैंक्स के साथ हम काम करते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से कस्टमर सर्विस कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसी इसी इसमें हम करते हैं। तो एआई, हम भी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करते हैं। हमने अलग अलग मॉडल्स अपने बनाए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस कर सकते हैं दोनों तरफ, चाहे वो ऑटोमेटेड है चाहे वो एजेंट को हेल्प करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। विकास जी, कुछ कंपनियों का नाम तो आपने लिया, लेकिन जरा हमें विस्तार से बताएं कौन कौन से वो दिग्गज प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप ब्रेक थ्रू मानते हैं। जी, हम ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। हमने 2011 में अपना स्टार्टअप जर्नी शुरू किया था। उसके बाद 3-4 साल हमने डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी चीज़ें किया। तो 2014-15 के आसपास हमने धीरे धीरे इसी सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू किया, इसको एक्सपैंड किया। पूरे जर्नी के अंदर काफ़ी सारे कस्टमर रहे हैं जिन्होंने हमारा पूरा थिंकिंग प्रोसेस, मोटिवेशन, हमारा डायरेक्शन चेंज किया है। लेकिन जैसे बिग बास्केट इज एक एग्जांपल है जिसको हमने 2017 में या 2016 में साइन किया था। तो उन्होंने उनके साथ हमारा काफ़ी ब्रेक थ्रू रहा था, जिससे हम एक हमने रियलाइज़ किया कि कहाँ वैल्यू ज़्यादा गैदर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। बाकी अभी आज की डेट में जैसे रिटेल, आपका ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वहाँ पे फ्लिपकार्ट, मीशो, बिग बास्केट, नेटमेट्स, 1mg, जेप्टो, ये सब हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कस्टमर सर्विस के लिए। बैंक्स में भी एयरटेल पेमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एगॉन लाइफ साइंस से, बंधन बैंक, एगॉन इंश्योरेंस। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं। हम नॉर्मली रिटेल के अंदर बहुत स्ट्रांग हैं, बैंकिंग के अंदर काफ़ी स्ट्रांग हैं, ट्रैवल कंपनीज के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है। तो इन कंपनीज के लिए हम काम करते हैं। विकास जी, इस शो की शुरुआत में हमने एआई फंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट चलाई थी, जो बताती है कि एक डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। हमें बताइए कि क्या वाकई ऐसा है, और है तो इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, सही बात है। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी जब नया टेक्नोलॉजी आता है तो क्या होता है कि बहुत सारी स्टार्टअप्स, बहुत सारे लोग उस पर काम करने में जुड़ जाते हैं, बहुत सारी स्टार्टअप शुरू हो जाती हैं। तो शुरू में हमेशा ही जैसे गार्टनर रिपोर्ट में ही बोलते हैं कि हमेशा एक हाइप बनता है कि सब लोग उसमें पैसा डालना चाहते हैं, सब लोग फंडिंग करना चाहते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद एक स्टेबिलिटी टाइम आता है जहाँ पे लोगों को रियलाइज होता है कि अभी पैसा डाल दिया है लेकिन अब वैल्यू क्रिएशन देखना है। तो वहाँ पे वो वैल्यू क्रिएशन में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जब खासकर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं।
तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 6 महीने 1 साल का पीरियड है जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन बहुत सारा देखने को मिलेगा एआई कंपनीज की तरफ से। तो उस बीच में बहुत सारी ये फंडिंग जो है चाहे कम हो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी फंडिंग होगी। जो कंपनीज जो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फंडिंग होगी। जो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं उनके लिए शायद नहीं हो पाएगी। विकास जी, अब हमें बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। कुछ नंबर्स के जरिए भी आप अगर बता सकें तो बताइए। ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आगे ग्रोथ का आउटलुक क्या है? जी बिल्कुल। हमारा मॉडल है B2B। तो हम बिजनेसेस को बेचते हैं। तो वहाँ पे जैसे आपकी जितनी भी कस्टमर सर्विस कन्वर्जेशंस होती हैं, जैसे आपके अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप एक ई-कॉमर्स कंपनी है और आपके हर रोज 10,000 ऑर्डर्स आते हैं। तो उसमें से ऑन एन एवरेज में भी 1,000 2,000 लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम के लिए, कुछ कंप्लेन करने के लिए, कुछ फीडबैक के लिए, किसी को रिटर्न करना है, किसी को कुछ चेंज करना है। तो वो वाला जो सारा ट्रांजैक्शन है वो कैप्चर पे होता है। तो आपका चाहे वो कंप्लेन आपको डायरेक्टली कर रहे हैं, चाहे वो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हैं ईमेल पे, फोन पे, चैट पे, या फिर आपको वो सोशल मीडिया पे कोई लिख रहे हैं आपके फेसबुक पेज पे या ट्विटर पेज पे कि कोई हैप्पी नहीं है आपकी सर्विस से और वो सब। तो कैप्चर उन सबको एक जगह लेके आके आपकी टीम को एक बेटर तरीका देता है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, और ऑटोमेशन भी करता है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो होता है वो एक तो पर एजेंट होता है। जितने लोग आपके काम कर रहे हैं रिप्लाई करने के लिए, तो पर एजेंट हम चार्ज करते हैं। और एक पर कन्वर्जेशन भी होता है, क्योंकि अब एआई वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं। तो पर कन्वर्जेशन भी चार्ज करते हैं, जो कि जितनी कन्वर्जेशन हो रही है, तो अगर आपकी एक महीने में 1 लाख कन्वर्जेशन हो रही है तो 1 लाख इंटू समथिंग विल बी द वैसे कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये दो तरीके होते हैं नॉर्मली चार्ज करने के लिए। हम लोग पिछले कुछ साल से लास्ट 3 साल से 80 to 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं। और आगे का आउटलुक भी वैसा ही है कि हम इस साल का टारगेट 100% ग्रोथ का है। एंड हम काफ़ी ट्रैक पर हैं उसके लिए। एंड हमें लगता है कि अभी तो हम जो पूरा मार्केट साइज है कस्टमर एक्सपीरियंस का वो बहुत बड़ा है, और बहुत सारा डिस्रप्शन हो रहा है अभी एआई की वजह से इसमें। तो हम तो भी बहुत स्टार्टिंग में हैं इस जर्नी के। तो हमारा भी आगे पाथ बहुत ब्राइट लग रहा है कि बहुत सारा ग्रोथ हो सकता है इस सेक्टर में। विकास, मेरा अगला सवाल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर है। किस तरह से देखते हैं आप? प्लस माइनस दोनों बताइए कि अच्छाई क्या है और कहाँ कमियां हैं। जी, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तो वैसे ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत अच्छा है ना। जैसे आपने बोला कि अच्छी अच्छी बातें नहीं, लेकिन अच्छी बातें भी पहले होनी चाहिए, क्योंकि अ, जैसे टैलेंट है भारत में, टैलेंट बहुत है। बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं अभी, प्रोफेशनल्स हैं जो पिछले 40-50 साल से जो पूरा आईटी रेवोल्यूशन आया है इंडिया में, जो पूरा सर्विसेज इकोनॉमी बना है, उसकी वजह से बहुत सारा टैलेंट है मार्केट में जो कि काफ़ी रेडी है, जिनके साथ काम किया जा सकता है, नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो फंडिंग का एनवायरनमेंट भी पिछले 10-15 साल में बहुत इवॉल्व हो गया है भारत में। अभी जो पिछले 1 साल में तो फंडिंग स्लो डाउन रहा है काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए, बट ओवरऑल फंडिंग भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ा है, और आई थिंक नंबर 3 है वर्ल्ड वाइड। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज वाले हमारे अपने चैलेंजेस हैं। जैसे हमारे सिटीज़ के अंदर सिटीज़ के चैलेंजेस हैं। हमारे सिटीज़ ओवर क्राउडेड रहते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हम हमेशा डेवलपिंग नेशन है, तो हम बोलते हैं कि हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी, जैसे अगर आप हम अमेरिका जाते हैं या वहाँ पे देखते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक मिलता है लोगों को, जो ईज ऑफ लिविंग है, अगर आप कहीं भी स्टार्टअप खोलते हैं वहाँ पे ऑफिस का स्पेस है, घर है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब उतना इवॉल्व नहीं है। वो जो हमें सबको पता है कि धीरे धीरे कुछ टाइम के अंदर होगा, बट वो डेवलपिंग कंट्रीज वाले चैलेंज तो हैं, लेकिन उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। बिकॉज अभी हमें बहुत कुछ करना है भारत के जो जैसे जैसे इकॉनमी बड़ा हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि भारत में पहले कभी नहीं चले हैं, जो कि अब चलेंगे।
जो लग्जरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पहले पहले हमारा सिर्फ नीड बेस्ड इकोनॉमी था कि जब जिसको जरूरत है सिर्फ वही सामान लिया जाएगा। अभी लग्जरी प्रोडक्ट्स यू नो वो सब के इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो जैसे कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी कंपनीज अभी इंडिया में आई हैं, क्योंकि अभी नीड बेस से हटकर एक डिजायर बेस्ड इकोनॉमी भी बन रहा है कि जो लोगों को चाहिए। तो उसकी वजह से एक्सपेंशन बहुत है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। जहाँ पे नीड है, जहाँ पे एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छी बात है भारत में। विकास, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल को लेके। पिछले दिनों मेरी कुछ स्किल डेवलपमेंट के दिग्गज लोगों से चर्चा हो रही थी, और इस चर्चा में फोकस हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जब आया तो ये बात निकलकर सामने आई कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस हिसाब से जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, ये उस तरह के प्रोफेशनल तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो स्किल्स की कमी दिख रही है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, आपने काफी सही पॉइंट बोला है। स्किल डेवलपमेंट नई टेक्नोलॉजी के लिए वो चैलेंज है इंडिया में भी। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ, अगर हम कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका स्किल डेवलप करना, मोस्ट कंपनीज जो होती हैं उनको 6 महीने से 1 साल लग जाता है ट्रेनिंग पीरियड में, ताकि स्टूडेंट्स कॉरपोरेट स्किल्स सीख सकें। तो वो चैलेंज है। लेकिन जैसे एंड एआई एक नया टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए भी उतना जल्दी कॉलेजेस ने अडेप्ट नहीं किया है जितना जल्दी हो सकता है। बट आई थिंक दूसरा ये भी है कि अभी भी एआई जो है बहुत ज़्यादा नया है और बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग है। तो 5 साल बाद और 10 साल बाद क्या स्किल आपको रियली चाहिए होगा एआई के साथ काम करने के लिए, वो प्रॉब्लम अभी भी काफ़ी अनसॉल्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्लियर पिक्चर है कि 10 साल बाद ये आपको और 5 साल बाद, क्योंकि अगर एजुकेशन इस सिस्टम को चेंज करता है तो शायद वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चेंज करता है, तो वो शायद शायद उतना क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, एक एज एंटरप्रेन्योर हमें चैलेंज तो होता है। अगर नई टेक्नोलॉजी में कुछ हमें रेडी टैलेंट चाहिए तो नहीं मिलेगा। अब नई टेक्नोलॉजी के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करने पड़ेंगे। हम भी आज पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हायरिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर टीचिंग एंड इंटर्नशिप्स एंड उस सब से हम लोगों को काफ़ी अपनी मर्जी से सिखा सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज। जबकि जो रेडी टैलेंट है, जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, उन लोगों का उतना नई टेक्नोलॉजीज पे एक्सपोजर नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो चैलेंज तो रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाओं भरा क्षेत्र है। हम यही चाहेंगे कि इसमें आप और ज़्यादा तरक्की करें और भारत की स्टार्टअप ग्रोथ जो स्टोरी है उसमें बड़ा योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।